हेलो एंड वेलकम टू कलाम आईएएस। कलाम आईएएस की करंट अफेयर्स की क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि कलाम आईएएस करंट अफेयर्स की कॉम्प्रिहेंसिव क्लासेस करवा रहा है और आपके बीपीएससी 68th एग्जाम में आप सब लोगों को पता है कि करंट अफेयर का कितना वेटेज होता है। तो करंट अफेयर को कवर करने के लिए हम 10 वीडियोज़ के साथ आए हैं और एक अपना पहला लेक्चर हो चुका है। करंट अफेयर के क्वेश्चंस की बात करें तो आप सब लोग को पता है 30 सितंबर को बीपीएससी 67th का प्री था, 12 फरवरी को 68th का प्री है। इसके बीच का जो टाइम है वो करंट अफेयर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम इंपॉर्टेंट मंथ्स की बात करें तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी 15, ये 4 साढ़े 4 महीने का जो करंट अफेयर है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होने वाला है और 80 to 90% क्वेश्चन विल बी ओनली फ्रॉम दीज 4 मंथ। तो अपना जो फोकस एरिया रहेगा वो इन 4 मंथ में रहेगा। और अगर इन 4 मंथ में से भी अगर हम बात करें तो सबसे जो इंपॉर्टेंट 2 महीने हैं जहां से कि अराउंड 50% क्वेश्चन करंट अफेयर के स्ट्राइक करेंगे वो है अक्टूबर नवंबर मंथ के करंट अफेयर। और अपना फुल फोकस रहा है कि अक्टूबर नवंबर के करंट अफेयर को हम बहुत ही ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करके आपको प्रोवाइड करवा सकें। अक्टूबर नवंबर करंट अफेयर पे हमारी एक पहली वीडियो क्लास आ चुकी है। ये अक्टूबर नवंबर करंट अफेयर के दूसरा पार्ट है। उसमें ये हमने कवर किया है आपका नेशनल, इंटरनेशनल, बिहार स्पेशल एंड अदर मिसलेनियस जितने भी करंट इवेंट हैं जो कि आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर सोर्सेज की बात करें तो we know that the weightage of current affair in BPSC is around more than 30 questions and we cannot take a risk to stick to only one source. So in this content I have covered all the available so called very important sources in the BPSC. सपोज पीडी की मैगजीन होगी, आपकी घटना चक्र की मैगजीन हो गई, आपकी एडुटेरिया की मैगजीन हो गई और इसके अलावा जितने भी मिसलेनियस सोर्सेस हैं मार्केट में जो कि मुझे लगा कि एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उन सब बुक्स का, उन सारे नोट्स का, करंट अफेयर का कंपाइल करके एक पीडीएफ तैयार करी है। और आई कैन गारंटी यू दैट नॉट अ सिंगल क्वेश्चन विल बी फ्रॉम आउटसाइड फ्रॉम दिस पीडीएफ। तो ये पीडीएफ आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। कलाम पीसीएस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको इसके नीचे मिल जाएगा और कलाम पीसीएस पे आप जाओगे तो आपको अपना जो कंटेंट है पीडीएफ का वो वहाँ पे अपलोड कर दी जा रही है, वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो और आप वीडियो को डबल की स्पीड पे सुन सकते हो। और अपनी जो वीडियो बनाने का जो पर्पज है वो ये है कि आप कोई भी काम कर रहे हो, चाहे आप खाना खा रहे हो, चाहे आप सोने जा रहे हो रात को, चाहे आप बाथरूम में नहाने जा रहे हो, आप कोई भी काम कर रहे हो, आप ईयरफोन लगाओ या डायरेक्ट स्पीकर पे ये करंट अफेयर चला दो और यू कैन डू अदर मिसलेनियस एक्टिविटीज व्हाइल लिसनिंग टू दोज करंट अफेयर अगेन एंड अगेन, दैट टू ऑन 1.5 मोड ऑन द लूप। And trust me, if you will do those, if you will listen continuously these 10 videos for more than 2 times, I'm guaranteeing you not a single question will be outside from these current affairs classes. Okay, so without further wasting our time, चलिए शुरू करते हैं। तो करंट अफेयर में जैसा कि आप देख रहे हो एक पार्ट वीडियो का अपना पहले आ चुका है, ये दूसरा पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये अपने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है। कलाम पीसीएस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, आप इसको जाके अभी ज्वाइन कर सकते हो। ये पीडीएफ आपको वहाँ अवेलेबल हो जाएगी और पीडीएफ से भी आप बार बार रिवाइज कर सकते हो और आप नेचुरली भी इसको बार बार रिवाइज करके देखिए, आपको बहुत फायदा मिलेगा। ये अपना एकलव्य प्रोग्राम है, इसकी फीस सिर्फ 1000 रुपये रखी गई है। इसमें आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, करंट अफेयर्स की 10 क्लासेस भी मिलेंगी और इसके अलावा आपको बिहार की स्टैटिक और बेसिक जो जनरल स्टडीज है आपकी क्लासेस वो सारी कवर अप कराई गई हैं। तो जो भी स्टूडेंट इसको ज्वाइन करना चाहते हैं दे कैन ज्वाइन, इट इज स्टिल, एडमिशंस आर स्टिल ओपन। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, आप सबको पता है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 59 कंट्रीज प्लस ईयू, यहाँ पे ईयू है। ओके, सो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स बेसिकली मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ कंट्रीज regarding their performance in handling or in dealing with the problem arising out of the climate change. Okay, तो ये this it involved 59 countries, 59 देश हैं प्लस यूरोपियन यूनियन एक यूनियन, इसको मिला के टोटल 60 एंटिटीज हैं और these are responsible for the 92% of the green house gas emission। जितने भी स्टूडेंट हैं हिंदी मीडियम वाले, they also can listen it, वो इसको सुन सकते हैं क्योंकि सिर्फ जो कंटेंट है वो इंग्लिश में है, प्लस जो एक्सप्लेनेशन है मैं कोशिश करूंगा जितना हो सकता है मैं हिंदी में बोलूं ताकि सबकी समझ में आए और सबको इसका लाभ मिले। तो अगर हम इसकी बात करें तो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से, इट्स अ स्टार मार्कर, आप इसको अच्छे से करिएगा। इट्स रिलीज बाय 3 ऑर्गेनाइजेशन, जर्मन वॉच प्लस कैन क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क प्लस न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट। ओके, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 3 ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिलीज किया जाता है, ठीक है, जर्मन वॉच, क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क और न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट। टोटल 59 कंट्रीज प्लस ईयू है।
ये जो सारी कंट्रीज हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मोर देन 92% ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशन। ये 18वां एडिशन था, आप इसको ऐसे याद कर सकते हो कि 18वां मतलब क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स अब लीगली जवान हो चुका है। ये इसका 18वां इंडेक्स है, 18वां एडिशन है। इसके 4 क्राइटेरिया हैं। अगर क्राइटेरिया की बात करें, हालांकि पूछता नहीं है, बट क्योंकि हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार शायद कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो यूपीएससी से थोड़ा बहुत मिलते जुलते हैं, तो इसके 4 क्राइटेरिया हैं। ये इसकी एक ट्रिक है क्रैग, ठीक है, तो ये इसका हम याद कर सकते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी, आर से, सी से क्लाइमेट चेंज, ओके, ई से एनर्जी एंड जी से ग्रीन हाउस गैसेस। ओके, ये 4 इसके जो क्राइटेरिया है। पहले 3 प्लेसेस कंप्लीटली खाली है, कोई भी कंट्री इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई कि वो पहले 3 प्लेस के लायक जगह बना पाई। इसका मतलब ये है कि वर्ल्ड में कोई भी कंट्री इतने अच्छे स्टेप्स नहीं उठा रही है जो कि जो कोप 21 पेरिस क्लाइमेट डील जो हुई थी, वो जो कि वर्ल्ड में 1.5 टेम्परेचर डिग्री जो है 21st सेंचुरी जब खत्म हो तो जो अर्थ का जो टेम्परेचर है वो इंडस्ट्रियल जो रिवोल्यूशन आया था उसके टाइम से 1.5 डिग्री सेल्सियस नहीं जाना चाहिए। उसको कंट्रोल करने के लिए कोई भी कंट्री इतना अच्छा काम नहीं कर रही है। दैट मीन्स कि जो पहले 3 प्लेसेस हैं वो कंप्लीटली खाली हैं, कोई भी कंट्री वहां पहले टॉप 3 प्लेसेस में आने के लिए डिजर्व नहीं कर रही है। तो चौथे नंबर पे, जिसको कि हम बोल सकते हैं टॉप, डेनमार्क है। डेनमार्क चौथे रैंक पे है। हिंदुस्तान की अगर हम बात करें तो इंडिया 8वें नंबर पे है। इंडिया की इसमें बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। आप सब लोग जानते हो कि इंडिया क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए पेरिस क्लाइमेट डील में जो भी इंडिया ने प्लेज ली थी उनको फुलफिल करने के लिए बहुत ज्यादा स्टेप्स उठा रहा है, ठीक है। तो इसकी वजह से इंडिया की जो रैंक है वो 8th है और ओनली G20 कंट्री इन द टॉप 10। Among all those G20 country, India is the only country which is in the top 10 in the list of climate change performance index. Top 2 is the Denmark, जिसकी की 4th रैंक है, पहले 3 प्लेसेस खाली हैं। और जो वर्स्ट है वो ईरान है, ईरान की 63rd रैंकिंग है, ठीक है। अगर हम बात करें कि लार्जेस्ट एमिटर ऑफ CO2 तो हम सबको पता है चाइना है, उसके बाद में USA है। और एज ए कंट्री मतलब इंडिया जो है 3rd है। पर कैपिटा इनकम अगर कार्बन एमिशन की बात करें तो इंडिया बहुत पीछे चला जाता है, ठीक है। यही ये Q5 एशिया, ये सॉरी QS है, QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023। एशिया में जो टॉप यूनिवर्सिटीज है उनकी रैंकिंग तैयार करी गई। तो पहले नंबर पे चाइना की पैकिंग यूनिवर्सिटी है, दूसरे नंबर पे नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर है, ठीक है। और अगर इंडिया की बात करें, टॉप जो यूनिवर्सिटी है इंडिया की वो 40th प्लेस पे है IIT बॉम्बे, और 46 पे IIT दिल्ली है, और 52nd पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर है, ठीक है, बेंगलोर। आप स्क्रीन पे इसको देख पा रहे होंगे, हाँ ठीक है, ओके। अगर मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज की बात करें तो चाइना की सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटीज हैं और दूसरे नंबर पे इंडिया की हैं। नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज में इंडिया दूसरे नंबर पे है, बट रैंकिंग की अगर बात करें तो टॉप 40 में भी इंडिया नहीं है। 40th प्लेस पे अपनी IIT बॉम्बे QS एशिया रैंकिंग में, ठीक है, 2023 में इस नंबर पे है। टाइम्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग की बात करें 2023, अभी जो हमने बात करी थी वो QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग की बात करी थी, अब बात कर रहे हैं टाइम्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। तो टाइम्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में अगर हम बात करें तो यहाँ पे ऑक्सफोर्ड पहले नंबर पे है और 7th टाइम इन अ रो ऑक्सफोर्ड इज इन द फर्स्ट प्लेस। सेकंड पे आपकी हार्वर्ड है, ठीक है, और जो 3rd पे कैम्ब्रिज है, ठीक है। नो इंडियन यूनिवर्सिटी इन द टॉप 200, याद रखना, नो यूनिवर्सिटी इन द टॉप, इंडियन यूनिवर्सिटी इन द टॉप 200। और जो ISC बेंगलोर है वो टॉप 300 में अपना स्थान बना पाया है। पहले 200 में कोई भी नहीं है। पहले नंबर पे कौन सी है? ऑक्सफोर्ड है, दूसरे नंबर पे हार्वर्ड है, तीसरे पे कैम्ब्रिज है, चौथे पे स्टैनफोर्ड है, ठीक है। चाइना की जो जिन्हुआ यूनिवर्सिटी है वो एशिया में पहले नंबर पे 16th रैंक लेके आई है। वो जो एशिया की जो टॉप यूनिवर्सिटी जो टाइम्स में निकली है वो जिन्हुआ है, लेकिन एशिया की अगर रैंकिंग की बात करें तो वहां पे वो पैकिंग यूनिवर्सिटी है। ग्लोबल पेंशन इंडेक्स, ग्लोबल पेंशन इंडेक्स आइसलैंड पहले नंबर पे है। इंडिया की जो रैंकिंग है वो 41वें नंबर पे है। तो याद रखना, पेंशन इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग 41वीं है और पहले नंबर पे आइसलैंड है। एशिया पाम ऑयल अलायंस की बात करें तो एशिया पाम ऑयल अलायंस आगरा में आयोजित की गई। एशिया पाम ऑयल अलायंस की जो इंस्टीट्यूशन जो मीटिंग थी वो पहली मीटिंग आगरा में आयोजित की गई। ये बेसिकली एशिया के जो 5 जो मेजर इंपोर्टर, पाम ऑयल के इंपोर्टर कंट्रीज हैं, उनने मिलकर ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई है और इसकी पहली मीटिंग आगरा में ऑर्गेनाइज करी गई। और अगर हम बात करें तो इसके जो चेयरमैन थे वो अतुल चतुर्वेदी थे। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि इंडिया इज द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ पाम ऑयल इन द वर्ल्ड, ओके। एंड अगर प्रोड्यूसर की बात करें तो इंडोनेशिया एंड थाईलैंड आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पाम ऑयल इन द वर्ल्ड। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मोर देन 90% ऑफ द पाम ऑयल प्रोडक्शन, ओके। तो इंडिया के लिए पाम ऑयल जो सबसे ज्यादा आता है वो इंडोनेशिया से ही आता है। एंड इन द वर्ल्ड इंडिया इज द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ पाम ऑयल,
ओके, जो कंट्रीज हैं जो इसकी मेंबर है एशिया पाम ऑयल अलायंस की, वो एशिया की 5 बड़ी ऑयल इंपोर्टर कंट्रीज हैं, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश एंड नेपाल। ओके, अब बात करें तो एडल गिव हारून इंडिया फिलेंथ्रोपी लिस्ट की बात कर रहे हैं तो इसमें शिव नादर एंड फैमिली ने सबसे ज्यादा फिलेंथ्रोपी करी है, 1161 करोड़। HCL टेक के ये मालिक हैं। दूसरे नंबर पे अजीम प्रेमजी हैं जो कि विप्रो के हैं, और तीसरे नंबर पे मिस्टर अंबानी है जो कि RIL के, आप सब लोग जानते हो। तो सबसे ज्यादा फिलेंथ्रोपी करने वालों की लिस्ट में शिव नाडर एंड फैमिली जो कि HCL ग्रुप के मालिक हैं वो रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो MSP डिक्लेयर किया है, कभी कभी पूछ लेता है कि MSP किसका कितना है, तो अगर हम MSP की बात करें तो व्हीट के लिए आपका जो MSP है वो 2125 रुपए है, 110 रुपए बढ़ाया गया है। और इसके साथ साथ आपका मस्टर्ड के लिए जो आपका MSP है, मस्टर्ड के लिए जो आपका MSP है वो आपका 6000 रुपए है, 500 रुपए बढ़ाया गया है। तो आप MSP एक बार याद कर लेना, व्हीट और मस्टर्ड का, ठीक है। इसके साथ अगर हम बात करें तो फोर्ब्स की बात करें, फोर्ब्स रिचेस्ट लिस्ट की अगर हम बात करें तो गौतम अडानी की जो फैमिली है, गौतम अडानी जो आप सब लोग जानते हो, गौतम अडानी इस वर्ल्ड के तीसरे सबसे रिचेस्ट पर्सन बन चुके हैं, एशिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन है, इंडिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन है। और इनकी अगर हम बढ़ोतरी की बात करें इनकी संपत्ति में तो 2021 में जब कोविड की टाइम पे पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ था, तब गौतम अडानी ऐसे बंदे थे जिनकी 3 गुनी 2021 में इनकी संपत्ति हो गई थी, और 2022 की बात करें तो फिर से 2 गुनी हो गई। आप समझ सकते हो कि कोविड में किस तरीके से इन्होंने एक आपदा को एक अवसर के रूप में परिवर्तित किया। और जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि इनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कितने घनिष्ठ संबंध रहे हैं। तो जो भी रीजन रहा हो, कुछ भी रीजन रहा हो, गौतम अडानी इस टाइम पे वर्ल्ड के 3rd मोस्ट रिचेस्ट पर्सन है, इंडिया के मोस्ट रिचेस्ट पर्सन है, ठीक है। इनकी जो प्रॉपर्टी है वो अराउंड 119 बिलियन की है। तो आज से 2 साल पहले तक मुकेश अंबानी जो कि इंडिया के सबसे ज्यादा धनाढ्य व्यक्ति हुआ करते थे, अब उनकी संपत्ति सिर्फ 88 बिलियन की है, और जबकि मुकेश अंबानी की गौतम अडानी की प्रॉपर्टी 100 अभी और ज्यादा 100-150 बिलियन के लगभग हो गई है। वर्ल्ड इकोनॉमिक्स आउटलुक जो रिपोर्ट है वो वर्ल्ड रिलीज बाय द IMF, ठीक है। इसका टाइटल था काउंटरिंग द कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो एक रिपोर्ट है ये IMF के द्वारा रिलीज करी जाती है, इसको याद रखना। इंडिया बिकम द लार्जेस्ट कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर ऑफ शुगर। तो शुगर का इंडिया जो है, इंडिया बिकम द लार्जेस्ट कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर ऑफ शुगर। ओके, शुगर का जो है इंडिया लार्जेस्ट कंज्यूमर है और लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है, ठीक है। यूपी, अगर इंडिया में अगर बात करें तो यूपी इज द टॉप प्रोड्यूसर, टॉप शुगर केन प्रोड्यूसर। उसके बाद में महाराष्ट्र का नंबर आता है, और उसके बाद में आपका कर्नाटक का नंबर आता है, ठीक है। अब अगर हम साइंस की बात करें तो अग्नि, जैसा आप सब लोगों को पता है, आपने पढ़ा होगा इधर उधर करंट अफेयर में, अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण किया गया इंडियन आर्मी के द्वारा। ये अग्नि प्राइम जो है बैलिस्टिक मिसाइल है। बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल में अंतर आपको पता होगा। बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो इस तरीके से चलती है, ऊपर जाएगी, स्पेस में जाएगी, और उसके बाद में टारगेट को हिट करेगी, ओके। बट जो क्रूज मिसाइल है, क्रूज मिसाइल में पहले से GPS के द्वारा लोकेशन सेट कर दी जाती है, और उसका जो पाथ होता है वो ऐसे घूम घूम के कहीं से भी जाएगी और टारगेट को हिट करेगी। बट जो बैलिस्टिक मिसाइल है उसका जो पाथ होगा वो ऐसे होगा, इस तरीके से टारगेट को वो हिट करती है, ठीक है। तो ये मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, और इसके अलावा DRDO के द्वारा विकसित करी गई सरफेस टू सरफेस है। अग्नि प्राइम सरफेस टू सरफेस मीडियम रेंज है। रेंज कितनी है? 1000 से 2000 किलोमीटर तक हिट कर सकती है। जो है ये कैनिस्टर बेस्ड मिसाइल है। इसका मतलब है कैन बी लॉन्च्ड फ्रॉम एनीवेयर, एनीवेयर इन द सेंस फ्रॉम द रोड एंड रेल प्लेटफॉर्म, इट कैन बी लॉन्च्ड फ्रॉम। नाउ अगर हम बात करें तो अगर नेक्स्ट करंट अफेयर बात करते हैं, एशियाज लार्जेस्ट कंप्रेस्ड बायोगैस, ओके, संगरूर में है। जो एशिया का लार्जेस्ट कंप्रेस्ड बायोगैस बेस्ड प्लांट है वो संगरूर में है, पंजाब में, ओके। और ये इसका फायदा क्या होगा? स्टबल बर्निंग की आप सबको पता होगा, दिल्ली में पोल्यूशन की कितनी बड़ी प्रॉब्लम थी, स्टबल बर्निंग फार्मर्स के द्वारा करी जा रही थी, तो उसको समाधान के लिए ये कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट संगरूर में लगाया गया है। तो फार्मर्स का जो स्टबल है, जो बचा हुआ है, जो रेजिड्यू है, जो उसको वहां पे ले जाके उसमें से फिर ये जो आपकी बायोगैस है वो बनाई जाएगी। इससे क्या होगा कि जो पराली जलाने की समस्या थी उससे निजात मिल सकता है। अगर दूसरी बात करें तो इंडिया का जो पहला सिलेंडर लोरिस सेंचुरी है, इंडिया का पहला सिलेंडर लोरिस सेंचुरी तमिलनाडु में बना है। ये कडब्बोर सिलेंडर लोरिस सेंचुरी के नाम से जाना जाता है। सिलेंडर लोरिस के अगर IUCN स्टेटस की बात करें तो ये एंडेंजर्ड है, ओके। सिलेंडर लोरिस IUCN स्टैंडर्ड जो है इसका एंडेंजर्ड है। इंडिया का पहला सिलेंडर लोरिस कंजर्वेशन जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो आपका तमिलनाडु में बनेगा, ओके। अगर INS तारागिरी की बात करें तो
INS तारागिरी MDL मतलब मैजागन डॉकयार्ड लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है अंडर द प्रोजेक्ट 17A। ओके, ये थर्ड है, प्रोजेक्ट 17A का INS तारागिरी थर्ड पार्ट है। इसके पहले अदर जो 2 बन चुके हैं उनमें क्या है, आपका नीलगिरी है और दूसरा उदयगिरी है। प्रोजेक्ट 17A क्या है, सीरीज ऑफ स्टील्थ फ्रैगेट गाइडेड मिसाइल्स रडार एब्जॉर्बेंट कोटिंग। प्रोजेक्ट 17A के तहत स्टील्थ फ्रैगेट गाइडेड मिसाइल बनाई जाएंगी। स्टील्थ फ्रैगेट का मतलब क्या होता है कि जो दुश्मन है उसकी जो रडार है उससे बच के ये निकल सकती है और वार कर सकती है। रडार कोटेड, इस पे जो है रडार एब्जॉर्बेंट कोटिंग होगी। जो रडार की जो इमेज आती है वो यहाँ से रिफ्लेक्ट होके वहां जाती है और दुश्मन को पता चलता है कि हमारी टेरिटरी से कुछ आ रहा है। बट ये जो INS तारागिरी है, ठीक है, ये क्या है, इसमें रडार एब्जॉर्बेंट कोटिंग लगी हुई है तो ये रिफ्लेक्ट नहीं कर पाएगी और इस तरीके से स्टील्थ फ्रैगेट बन जाएगी, मतलब कि रडार इसको पकड़ नहीं पाएगी और बिफोर कि वो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कोई रॉकेट दागे, ये दुश्मन की टेरिटरी पे हमला करने के लिए काबिल है। अगर नेक्स्ट की बात करें तो DY चंद्रचूड़, आप सब लोगों को पता है, अपने जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन चुके हैं। ही इज द 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। 9 नवंबर को इन्होंने अपनी ओथ ली, ठीक है। ही रिप्लेस्ड एक्चुअली UU ललित। और ये अगर इनकी जर्नी के बारे में बात करें तो 2016 से ये सुप्रीम कोर्ट में जज रहे हैं और 2013 से 2016 तक ये चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट रह चुके हैं, ठीक है। जस्टिस ऋतुराज अवस्थी की अगर हम बात करें तो जस्टिस ऋतुराज अवस्थी अभी क्या है, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन बने हैं, ठीक है। इससे पहले ये क्या थे, इससे पहले ये कर्नाटका हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। और अगर हम बात करें लॉ कमीशन इंडिया की बात कर रहे हैं तो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के जो पहले चेयरमैन थे वो MC सेतलवाड़ थे और ये इंडिया के पहले अटॉर्नी जनरल भी थे जो MC सेतलवाड़ हैं। अगर क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया MC सेतलवाड़, फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द लॉ कमीशन ऑफ इंडिया MC सेतलवाड़, नाउ द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ द लॉ कमीशन ऑफ इंडिया जस्टिस ऋतुराज अवस्थी। एला भट्ट अभी रिसेंटली चर्चा में रही। एला भट्ट का निधन हो गया 2 नवंबर 2022 को। आप सब लोगों को पता है एला भट्ट एक बहुत जानी मानी हस्ती थी। 1972 में उन्होंने सेवा सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन का एस्टेब्लिशमेंट किया जो कि वुमेन एम्पावरमेंट के क्षेत्र में बहुत ज्यादा काम कर रहा है। अगर एला भट्ट की बात करें तो इनको बहुत सारे भारत सरकार ने अवार्ड से इनको नामित किया है, जिनमें कि रमन मैग्सेसे अवार्ड इनको दिया गया। ये रमन मैग्सेसे अवार्ड को फिलीपीन के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। और राइट लाइवलीहुड अवार्ड भी इनको मिल चुका है। भारत सरकार के द्वारा इनको पद्मश्री अवार्ड मिला है और पद्म भूषण अवार्ड मिला है। इनको इंदिरा गांधी पीस प्राइज फॉर डिसarmament भी मिल चुका है, ठीक है। अगर हम बात करें तो लूला डी सिल्वा ब्राजील के एक बार फिर से राष्ट्रपति बन गए हैं। लूला डी सिल्वा न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द ब्राजील। बेसिकली ही इज एसोसिएटेड विद द राइट विंग माइंडसेट, ओके। तो अगर नेक्स्ट बात, अब्दुल लतीफ राशिद जो कर्ड पॉलिटिशियन है, इराक के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। बिकॉज ये न्यूज में रहे हैं और BPSC पूछ लेता है कि क्योंकि कोई नया अगर राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बनता है और तो चांसेस होते हैं कि पूछ लेता है, तो आप लोग इस बार इसको याद करके चले जाना, ठीक है। तो अब्दुल लतीफ राशिद ये इराक के नए राष्ट्रपति बने। इन्होंने इब्राहिम सालेह को रिप्लेस किया है। डॉक्टर विवेक मूर्ति इंडियन ओरिजिन अमेरिकन सर्जन जनरल, ओके। डॉक्टर विवेक मूर्ति इंडियन ओरिजिन के सर्जन जनरल हैं। इनको रिकमेंड किया गया है एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ WHO बाय द USA। एज ए US रिप्रेजेंटेटिव ही इज रिकमेंडेड फॉर द एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ WHO। क्योंकि इंडियन ओरिजिन के हैं तो न्यूज में रहे हैं, ठीक है। डॉक्टर विवेक मूर्ति। अब बात करें तो आशीष दयाल सिंह, इनको ITBP के हेड हैं और SSB के भी हेड हैं। रिसेंटली अपॉइंटमेंट की बात हुई है, अभी रिसेंटली अपॉइंटमेंट किया गया है, तो ITBP और SSB दोनों को ये साइमल्टेनियसली हेड कर रहे हैं। आशीष दयाल सिंह, ओके। R वेंकट रमानी इंडिया के न्यू AG हैं। इंडिया के जो न्यू अटॉर्नी जनरल अभी नियुक्त की गए हैं वो R वेंकट रमानी हैं। जनरल अनिल चौहान कंट्री के सेकंड CDS हैं, ये इंपॉर्टेंट है। जनरल अनिल चौहान कंट्री के सेकंड CDS हैं, ठीक है। चीफ CDS है ये जो, ठीक है, चीफ डिफेंस स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। जनरल अनिल चौहान कंट्री, इससे पहले जनरल बिपिन रावत थे। जैसा कि हमको पता है एक दुर्घटना में एक जो हेलीकॉप्टर के प्लेन हादसे में वो शहीद हो गए थे। इंडिया लार्जेस्ट डेटा सेंटर की बात करें तो ग्रेटर नोएडा में बन रहा है। इंडिया का लार्जेस्ट डेटा सेंटर इज बीइंग डेवलप्ड इन ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश। बुल्ला विलेज अरुणाचल प्रदेश में है। इंडिया का पहला फिश म्यूजियम बन रहा है यहाँ पे, ये लोअन सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट में है। इंडिया का पहला फिश म्यूजियम बन रहा है अरुणाचल प्रदेश के बुल्ला विलेज में। आप सब लोग याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है।
तराई एलिफेंट रिजर्व लखीमपुर खीरी में सैंक्शन हुआ है। उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी में तराई एलिफेंट रिजर्व करके एक नया एलिफेंट रिजर्व सैंक्शन हुआ है। वर्ल्ड्स फर्स्ट इनहेलेबल कोविड-19 वैक्सीन, संगाई जो शहर है उसमें पूरे विश्व की पहली इनहेलेबल मतलब सांस से ले जाने वाली, अब तक अपनी वैक्सीन कैसे लगती थी, इंजेक्शन के द्वारा लगती थी, बट ये सांस से इनहेल करके वैक्सीन है, संगाई ने इसको लागू किया है। और उसके बाद अगर हम देखें कि मध्य प्रदेश एक पहला भारत का ऐसा राज्य बन गया है जहाँ पे एमबीबीएस की पढ़ाई हिंदी में कराई जाएगी। वहाँ का सिलेबस, वहाँ की बुक्स का जो कंटेंट है एमबीबीएस का, वो हिंदी में कन्वर्ट कर दिया गया है, ताकि जिन छात्रों को इंग्लिश में समस्या होती थी अब वो हिंदी में अपनी मातृभाषा में अच्छे तरीके से डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ सकते हैं। राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय उड़ीसा के पुरी में खुला है। राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय उड़ीसा के पुरी में ओपन हुआ है, ये सेकंड है, इससे पहले उज्जैन में बन चुका है एमपी में। वर्ल्ड का लार्जेस्ट सफारी पार्क नूह, गुड़गांव, हरियाणा में। वर्ल्ड का लार्जेस्ट सफारी पार्क हरियाणा में, हरियाणा के नूह और गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट में बना हुआ है, जिसको गुरुग्राम भी कहते हैं। अगर वर्ल्ड का बिगेस्ट हाइब्रिड विंड सोलर पावर प्लांट अगर बात करें जैसलमेर में है, जिसको कि अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने डेवलप किया है। वर्ल्ड का बिगेस्ट हाइब्रिड इन द सेंस कि वो विंड एनर्जी को भी प्रोड्यूस कर रहा है और वो सोलर पावर प्लांट भी है, तो विंड और सोलर एनर्जी दोनों को मिला के हाइब्रिड, वर्ल्ड का हाइब्रिड बिगेस्ट जो पावर प्लांट है दैट इज बीइंग डेवलप्ड इन जैसलमेर। जैसलमेर में अडानी ग्रुप के द्वारा, जैसलमेर राजस्थान में है। ओके, नॉर्थ कोरिया डिक्लेयर्ड इटसेल्फ द न्यूक्लियर स्टेट। सितंबर 2022 में नॉर्थ कोरिया ने अपने आप को डिफेक्टो न्यूक्लियर स्टेट डेवलप कर दिया। हालांकि अगर एनपीटी की द्वारा बात करें तो एनपीटी के द्वारा अभी ये जो है डिक्लेयर स्टेट नहीं है, बट नॉर्थ कोरिया ने अपने आप खुद से ही खुद को न्यूक्लियर स्टेट डिक्लेयर कर दिया है। इंडिया का पहला लिथियम सेल प्रोडक्शन फैक्ट्री तिरुपति में लगाया जाएगा। इंडिया का फर्स्ट लिथियम सेल प्रोडक्शन फैक्ट्री तिरुपति आंध्र प्रदेश में लगाया जाएगा। इंडिया फर्स्ट नाइट स्काई सेंचुरी लद्दाख में बनाई जा रही है। इट्स अ पार्ट ऑफ चांगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इंडिया की पहली नाइट स्काई सेंचुरी। ओके, India's first night sky sanctuary is being developed in Ladakh as a part of Changthang Wildlife Sanctuary. Okay, now coming to the award section. अगर अवार्ड सेक्शन की बात करें तो अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अवार्ड, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, जिसका कि पहले राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड नाम था, जिसको कि नाम बदल के भी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया है। 2022 के लिए ये अवार्ड अच्युत शरद कमल को मिला है। शरद कमल को आप सब लोग जानते हैं कि ये पूरे वर्ल्ड, इंडिया के ही नहीं वर्ल्ड में भी एक टेबल टेनिस प्लेयर है। ओके, शरद कमल टेबल टेनिस से कंफ्यूज मत होना, टेबल टेनिस शरद कमल, इनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिला है। 32nd बिहारी अवार्ड के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। तो 32nd बिहारी अवार्ड जो मिला है वो मिला है आपका माधव हाडा को। ओके, माधव हाडा, इनकी जो बुक है पचरंगी चोला पैर सखीरी, तो माधव हाडा की बुक पचरंगी चोला पैर सखीरी। पचरंगी चोला मतलब 5 रंग का चोला, चोला मतलब वस्त्र, 5 रंग का चोला पहन के सखी री, ये जो किताब है इसके लिए इनको बिहारी अवार्ड मिला है। ओके, और बिहारी अवार्ड से कंफ्यूज मत हो जाना, इसका बिहार से लेना देना नहीं है। बिहारी अवार्ड 32nd बिहारी अवार्ड बेसिकली सिर्फ राजस्थानी बंदों को मिलता है, उनका नेटिव राजस्थान से होना चाहिए और उनकी जो रचना है वो या तो हिंदी में हो या राजस्थानी में हो। ओके, इसके लिए जो क्राइटेरिया है उसका इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया ये है कि जो रचना है उसकी लैंग्वेज या तो राजस्थानी होनी चाहिए या हिंदी होनी चाहिए बस, और वो जो बंदा है या जिस भी आदमी और जिसको भी मिलेगा उसका नेटिव राजस्थान का होना बहुत जरूरी है। नॉन राजस्थानियों को के बिरला अवार्ड नहीं मिलता, ये बिहारी अवार्ड नहीं मिलता है, और ये बिहारी अवार्ड है के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। ओके, अगर हम बात करें बुकर प्राइज की तो बुकर प्राइज श्रीलंका के सेहन करुणा तिलक को मिला है। इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको। बुकर प्राइज 2022 श्रीलंका को मिला है सेहन करुणा तिलक। इनकी जो नोबल है द 7 मून्स ऑफ माली अल्मीडा, द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मीडा, इस किताब के लिए श्रीलंका के सेहन करुणा तिलक को बुकर प्राइज मिला है 2022 के लिए। अगर 52nd दादा साहब फाल्के अवार्ड की बात करी जाए तो 52nd दादा साहब फाल्के अवार्ड एक्ट्रेस आशा पारेख को मिला है। ओके, आशा पारेख को दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला है। ये 7th फीमेल है जो उनको कि दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया है। दादा साहब फाल्के अवार्ड में क्या क्या दिया जाता है, एक गोल्डन लोटस, एक स्वर्ण कमल और एक 10 लाख रुपए और एक सॉल, इनको दादा साहब फाल्के में भेंट की जाती है। 95th ऑस्कर अवार्ड 2023 जो है, जो 95th ऑस्कर अवार्ड 2023 जो भी होने वाले हैं
उसमें इंडिया की तरफ से जो ऑफिशियल एंट्री गई है वो एक गुजराती मूवी है चेल्लो शो। चेल्लो शो का मतलब है कि द फर्स्ट शो, द फर्स्ट शो। ओके, जो इंडिया की ऑफिशियल एंट्री है वो इंडिया की ऑफिशियल एंट्री है गुजराती मूवी चेल्लो शो। ओके, अब जो डायरेक्टर है इस मूवी के वो हैं पी नलिन, डायरेक्टर इज पी नलिन। ठीक है, अब बात करते हैं मेजर स्कीम्स एंड पॉलिसीज की। ये अक्टूबर नवंबर का करंट अफेयर आपका चल रहा है और इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा। पार्ट 1 में हमने एक और कवर किया है, ये पार्ट 2 है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इसमें स्कीम्स की, तो स्कीम में बात करें मिशन लाइफ। ओके, लाइफ की फुल फॉर्म है आपकी लाइफ फॉर एनवायरनमेंट। ओके, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। ठीक है, मिशन लाइफ प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये गुजरात के केवडिया डिस्ट्रिक्ट के एकता नगर, जहाँ पे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की बहुत बड़ी मूर्ति स्टैब्लिश हो रखी है, वहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूनाइटेड नेशन के एंटोनियो, जो चीफ है एंटोनियो गुटेरेस, उनकी प्रेजेंस में मिशन लाइफ को लॉन्च किया। लाइफ की फुल फॉर्म है लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। जो इस मिशन की जो समयावधि है, वैलिडिटी है, वो 5 साल तक रहेगी, 2022 से लेके 2027 तक। ओके, अगर दूसरी बात करें तो मिशन टॉफी। मिशन टॉफी का मतलब है ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट इन इंडिया। इसको लॉन्च किया गया असम गवर्नमेंट के द्वारा, तो असम से टॉफी आई। ठीक है, इस तरीके से याद रखना, असम की टॉफी। ओके, ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट इन इंडिया। वन हेल्थ 2022 से 26 तक का टाइम पीरियड है। WHO, यूनेप और वो WOAH, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल हेल्थ, ये तीन ने मिलकर लॉन्च किया गया है। WHO, यूनेप प्लस WOH, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ। वन हेल्थ का बेसिकली मतलब होता है कि अभी जिस तरीके से हमने देखा किस तरीके से पूरा वर्ल्ड कोविड पैंडेमिक जो आई थी उससे फेस किया था, तो वन हेल्थ का मतलब है कि चाहे एनिमल का हेल्थ हो, चाहे वो प्लांट्स और एनवायरनमेंट का हेल्थ हो, चाहे वो ह्यूमंस का हेल्थ हो, सबका एक ही हेल्थ है, सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। हमको सबका ध्यान रखना पड़ेगा, सबको हेल्थ को उसी तरीके से इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा जिस तरीके से हम एक ह्यूमंस के हेल्थ को इंपॉर्टेंस देते हैं। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए वन हेल्थ को लॉन्च किया गया है in order to avoid or in order to curb or in order to prohibit the next COVID-19 kind of pandemic. Okay, सी विजिल एक्सरसाइज की बात करें तो सी विजिल इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा की गई 3rd एडिशन है। इसके बाद टाइगर ट्रम्प एक्सरसाइज, टाइगर ट्रम्प, ठीक है, 3rd एडिशन है। सॉरी, ये ट्राई सर्विस है, ट्राइम्फ और ट्राई सर्विस, याद रखना, ट्राइम्फ ट्राई, ट्राई सर्विस ट्राई। ओके, ट्राई सर्विस किसके बीच में? इंडिया और यूएस के बीच में। ओके, टाइगर ट्राइम्फ इंग्लिश नेम है, तो यूएस और इंडिया के बीच में इस तरीके से याद रखना। हुआ क्या? वाइजैग में हुआ। पर्पस क्या था? HADR, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट डिजास्टर रिलीफ पर्पस के लिए विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में ये एक्सरसाइज हुई। ठीक है, मैं इसको जूम करता हूँ, आप क्लियरली इसको स्क्रीन पे देख पाओगे। टाइगर ट्रम्प, गरुड़ जो 7th है वो इंडिया और फ्रांस की एयरफोर्स एक्सरसाइज जोधपुर में हुई। ठीक है, गरुड़ 7th इंडिया और फ्रांस। इसके बाद ऑपरेशन गरुड़ की बात करें तो ऑपरेशन गरुड़ क्या है? सीबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया है टू डिसमेंटल द ड्रग स्मगलिंग नेटवर्क। ऑपरेशन गरुड़ सीबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया है टू डिसमेंटल द ड्रग स्मगलिंग नेटवर्क। ओके, इसके बाद बात करते हैं ऑपरेशन मेघ चक्र। ऑपरेशन मेघ चक्र अगेन सीबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया है, किसके लिए? अगेंस्ट द चाइल्ड पोर्नोग्राफी। चाइल्ड पोर्नोग्राफी को कंट्रोल करने के लिए सीबीआई ने ऑपरेशन मेघ चक्र लॉन्च किया है। और ऑपरेशन गरुड़ सीबीआई ने लॉन्च किया टू डिसमेंटल द ड्रग स्मगलिंग नेटवर्क। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, द 17th प्रवासी भारतीय दिवस 2023। ठीक है, 17th प्रवासी भारतीय दिवस जो 2023 का है, ये इंदौर में आयोजित किया गया। इंदौर मध्य प्रदेश में प्रवासी भारतीय दिवस आयोजित किया गया। इसकी जो थीम थी वो इसकी थीम है डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृतकाल। ओके, 17th प्रवासी भारतीय दिवस इंदौर में आयोजित किया गया 8 से 10 जनवरी के बीच में। ठीक है, आयोजित किया जाएगा, अभी मतलब हो चुका है मतलब। ठीक है, तो ये 17वां प्रवासी भारतीय दिवस था, इंदौर में आयोजित किया गया। और इसकी जो थीम है वो इंपॉर्टेंट है, डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृतकाल। जो चीफ गेस्ट थे इस बार के वो गुयाना के प्रेसिडेंट है मोहम्मद इरफान अली। ओके, मोहम्मद इरफान अली, प्रेसिडेंट ऑफ गुयाना, इज द चीफ गेस्ट। 9th वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस,
9वीं वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस आयुष मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च की गई, आयोजित की गई गोवा में। वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस गोवा में आयुष मिनिस्ट्री के द्वारा, ठीक है। इसकी थीम है आयुर्वेदा फॉर वन हेल्थ, सब चीज के लिए आयुर्वेदा, आयुर्वेदा फॉर वन हेल्थ इसकी थीम है, थीम याद रखना। सारस फूड फेस्टिवल, सारस फूड फेस्टिवल 2022 न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा। ये सारस फूड फेस्टिवल 2022 न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया। बिहार में अभी हमने देखा सरस मेला पटना गांधी मैदान में आयोजित किया गया था। 90th इंटरपोल असेंबली दिल्ली में प्रगति मैदान में आयोजित की गई। 90th इंटरपोल जो असेंबली है वो दिल्ली के प्रगति मैदान में। 22nd ग्लोबल ब्लॉकचेन समिट, ये आपका दुबई अटलांटिस, दुबई में अटलांटिस में 22nd ग्लोबल ब्लॉकचेन समिट आयोजित किया गया। इंडिया अर्बन हाउसिंग कॉन्क्लेव 2022 में राजकोट में गुजरात के द्वारा, गुजरात में आयोजित किया गया मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर के द्वारा, ठीक है। इंडिया अर्बन हाउसिंग कॉन्क्लेव गुजरात के राजकोट में आयोजित किया गया। 12th वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस, तो वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस आपकी फिजी में आयोजित की गई और फिजी पहला ऐसा पैसिफिक का कंट्री है जहां पे कि हिंदी कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। इसको आयोजित किया गया MEA मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर एंड फिजी गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। तो इसके साथ साथ हम देखेंगे कि नेक्स्ट जो 6th इंडिया मोबाइल कांग्रेस, 6th इंडिया मोबाइल कांग्रेस जो आपकी आयोजित की गई प्रगति मैदान दिल्ली में, इसकी थीम है न्यू डिजिटल यूनिवर्स। 8th वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट, 8th वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट, ओके। ये आपका जो वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट है दुबई में आयोजित किया गया। 3rd ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल मुंबई में आयोजित किया गया। 3rd ग्लोबल फिनटेक, फिनटेक का मतलब है कि ऐसी कंपनियां फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए जो काम करती हैं, जो टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होती है। फिनटेक का एग्जांपल अगर मैं दूं तो पेटीएम, फोन पे, ठीक है, इसके अलावा भारत पे, इसके अलावा गूगल पे, ये सारी फिनटेक कंपनीज हैं जो कि फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए, फाइनेंशियल पेमेंट ट्रांजैक्शन के लिए टेक्नोलॉजी को यूज करके एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती हैं। ओके, सो दीज आर द फिनटेक। तो क्या था अपना ग्लोबल फिनटेक जो फेस्टिवल है, ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल अपना जो है मुंबई में आयोजित किया गया। ओके, G20 आप सबको पता है कि इंडिया इस बार G20 को प्रेसिडेंट कर रहा है। इंडिया इज द प्रेसिडेंट ऑफ G20 और पहली बार हो रहा है कि इंडिया G20 को प्रेसिडेंट है, ठीक है। इससे पहले जो है इंडोनेशिया था, ठीक है। अभी अगर हम बात करें तो इसकी जो थीम है, G20 की जो थीम है बहुत जरूरी है, वन अर्थ वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। बेसिकली वसुधैव कुटुंबकम के प्रिंसिपल से इंस्पायर्ड ये थीम है, वन अर्थ वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। 1 दिसंबर 2022 को इंडिया प्रेसिडेंट G20 का बन गया था। 7th इंडिया वाटर वीक 2022 1 से 5 नवंबर तक 7th इंडिया वाटर वीक आयोजित किया गया। ये ग्रेटर नोएडा में आयोजित किया गया, ठीक है। 7th इंडिया वाटर वीक ग्रेटर नोएडा 1 से 5 नवंबर। डिसआर्मामेंट वीक 24 से 30 अक्टूबर। डिसआर्मामेंट वीक जो है आपका जो है आयोजित किया गया। इसकी थीम क्या थी? डिसआर्मामेंट सिक्योरिंग ह्यूमैनिटीज फ्यूचर। डिसआर्मामेंट का मतलब होता है निशस्त्रीकरण, कि पूरे विश्व से जितने भी हानिकारक परमाणु यंत्र हैं या फिर जितने भी बायोलॉजिकल वेपन्स हैं, इन सबका निशस्त्रीकरण करके शांति की ओर बढ़ाया जाए। तो इसको प्रमोट करने के लिए डिसआर्मामेंट वीक लॉन्च किया गया 24 से 30 अक्टूबर के लिए। 7th आयुर्वेदा डे, याद रखना 7th आयुर्वेदा डे। आयुर्वेदा डे बेसिकली धन्वंतरी जयंती के दिन मनाया जाता है और 23 अक्टूबर को मनाया गया। इसकी जो थीम थी, हर दिन हर घर आयुर्वेद। आयुर्वेद हर दिन मतलब वो वाला हर नहीं है, ये HAR है, हर दिन। इंटरनेशनल पॉवर्टी एलिमिनेशन डे, ओके, इंटरनेशनल पॉवर्टी एलिमिनेशन डे, अंतरराष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस, ये 17 अक्टूबर को मनाया गया। इसकी थीम है डिग्निटी फॉर ऑल इन प्रैक्टिस, डिग्निटी फॉर ऑल इन प्रैक्टिसेस। ओके, 17 अक्टूबर याद रखेंगे। ग्लोबल फूड डे 16 अक्टूबर को, थीम लीव नो वन बिहाइंड। ओके, ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे 15 अक्टूबर 2022, थीम यूनाइट फॉर अनइवन हैंड हाइजीन, ठीक है। ग्लोबल हैंड वॉशिंग 15 अक्टूबर। ये डेज हैं, डेज को याद रखना जो इंपॉर्टेंट डेज हैं। सारे डेज आपको रटने की जरूरत नहीं है अपनी मेमोरी में, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट डेज हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। इंटरनेशनल रूरल वुमेन्स डे 15 अक्टूबर को है। 15 अक्टूबर इंटरनेशनल रूरल वुमेन डे। ओके, थीम है रूरल वुमेन कन्फ्रंट द ग्लोबल कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस। रूरल वुमेन कन्फ्रंट द ग्लोबल कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस। ओके, इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे। इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे की बात करें तो 11 अक्टूबर को मनाया गया। थीम आवर टाइम इज नाउ, आवर राइट्स आवर फ्यूचर। इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे, थीम्स आवर टाइम्स इज नाउ, आवर राइट्स एंड आवर फ्यूचर। ओके, वर्ल्ड टीचर्स डे 5 अक्टूबर को मनाया गया। वर्ल्ड हैबिटाट डे 3 अक्टूबर को मनाया गया। वर्ल्ड हैबिटाट डे विश्व पर्यावास दिवस,
पर्यावरण दिवस से कंफ्यूजन मत हो जाना यहाँ पे, जो भी हिंदी मीडियम वाले हैं, क्योंकि आप अगर मान लो पर्यावरण दे दिया, पर्यावरण दिवस सबको पता है 5 जून को होता है, लेकिन अब जल्दबाजी में पर्यावास दिवस दे दिया, ये 3 अक्टूबर, इसको हैबिटेट डे भी बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जल्दी में अगर आपने पर्यावरण पर्यावास को पर्यावरण पढ़ लिया और अगर गलती से बीपीएससी ने 5 जून ऑप्शन भी दे दिया, आप आंख बंद करके 5 जून मार के आ जाओगे और फिर बाद में माथा पकड़ के बैठोगे क्या कर दिया, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान देना। मैं एक चीज बता रहा हूँ आपको, इस तरीके से आप कम से कम 3 से 4 क्वेश्चंस गलत करते हो, तो क्वेश्चंस को आप बहुत ही ज्यादा ध्यान से पढ़ो। आपको भले ही पता है कि क्वेश्चन क्या पूछा गया है, फिर भी आप लास्ट अक्षर तक वो क्वेश्चन पढ़ो। कई बार हमने देखा है कि लास्ट तक खेल हो जाता है और हम गलत क्वेश्चन मार्क करके आते हैं जल्दबाजी में। ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है। वो 2 घंटे बहुत ही शांति के साथ में सदैव तरीके से हमको अपने क्वेश्चंस को पढ़ना है, ऑप्शंस को पढ़ना है, देन ढंग से मार्क करना है और गूगलिंग सर्कलिंग करते टाइम पे भी हमको जो है सर्कलिंग करते टाइम पे बहुत ध्यान देना है। तो वो 2 घंटे बहुत शांति वाले अपन को रखने हैं और उसके लिए शांत रहना है, टेंशन नहीं लेनी है। वर्ल्ड पोलियो डे 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑल्सो 24 अक्टूबर को ही आपको पता है यूनाइटेड नेशन डे होता है। 24 अक्टूबर 1945 एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन। एट द सेम डे वी सेलिब्रेट द वर्ल्ड पोलियो डे। ओके, नाउ कमिंग टू द बुक सेक्शन। द विनिंग इनर बैटल इज द बुक रिटन बाय द सेन वॉटसन। सेन वॉटसन ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर हैं, उन्होंने संन्यास ले लिया है, उन्होंने अपनी बुक लिखी विनिंग इनर बैटल। डॉक्टर विमल जालान जो कि आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं, जो कि कई सारी कमेटीज के चेयरमैन भी रहे हैं, काफी अच्छे इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने बुक लिखी है फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस मैपिंग इंडियाज राइज एज अ ग्लोबल सुपर पावर। ओके, योर बेस्ट डे इज टुडे। अनुपम खेर साहब ने किताब लिखी है योर बेस्ट डे इज टुडे। ओके, आप याद रखना इस चीज को। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट करंट अफेयर। अभी आप न्यूज में था काफी, तो ये पहले ही आ गया था, बट आपने देखा होगा कि कितनी शानदार तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी जो है गंगा विलास यात्रा का उद्घाटन किया। गंगा विलास यात्रा जो आपकी है, जो वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट क्रूज रिवर क्रूज जर्नी होने वाली है। बेसिकली जो इसकी लेंथ है वो 3200 किलोमीटर की है। 27 रिवर सिस्टम के थ्रू ये गुजरेगी। ये वाराणसी से, उत्तर प्रदेश वाराणसी से ये असम डिब्रूगढ़ तक जाएगी, बिहार में होते हुए, बांग्लादेश में होते हुए, देन फिर ये जो है गंगा के थ्रू होते हुए और ये जो है डिब्रूगढ़ तक जाएगी। ठीक है, 27 रिवर सिस्टम से और 5 राज्यों से गुजरेगी। इंडिया के 5 स्टेट से गुजरेगी और बांग्लादेश से भी होके जाएगी। 51 दिन की यात्रा है ये। टोटल 50 डेस्टिनेशन है। विल विजिट बिहार स्कूल ऑफ योगा, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। ठीक है, और ये जो एमबी गंगा विलास जो क्रूज है वो 62 मीटर लंबा है। ठीक है, इसमें 36 स्विट्जरलैंड के टूरिस्ट जा रहे हैं। अब इससे बाहर कुछ नहीं बनता यार, इससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा। कंट्री का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क चेन्नई में बन रहा है। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क चेन्नई में बन रहा है। लॉजिस्टिक पार्क का मतलब होता है जहां पे कि आपकी मैकेनाइज्ड हैंडलिंग होती है, प्रोसेसिंग होती है, जहां पे कस्टम क्लियरेंस एक ही जगह दिया जाता है। मतलब एक ही जगह पे आप प्रोडक्शन करोगे, कस्टम क्लियरेंस भी होगा, आपकी प्रोसेसिंग भी होगी, आपकी हैंडलिंग भी होगी, आप स्टोरेज वेयर हाउसिंग भी वहीं करोगे। एक ही जगह जहां सारी सुविधा मिल जाए उस चीज को लॉजिस्टिक पार्क कहते हैं। तो कंट्री का जो पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है वो चेन्नई में, तमिलनाडु में बनने जा रहा है, याद रखना। Country's first multi-modal logistic park in Chennai. Global offshore wind alliance. Global offshore wind alliance launch at the COP27 by the 9 countries. COP27 आपका कहाँ हुआ था? इजिप्ट में हुआ था। ठीक है, 9 कंट्रीज के द्वारा लॉन्च किया गया ग्लोबल ऑफशोर विंड अलायंस। इंडिया इसका पार्ट नहीं है। इंडिया नॉट द मेंबर ऑफ दिस अलायंस। सो दोज 9 कंट्रीज आर बेल्जियम, कोलंबिया, जर्मनी, आयरलैंड, जापान, नीदरलैंड, नॉर्वे, ब्रिटेन, यूएसए। ओके, नॉट इंडिया। फ्लड हब प्लेटफॉर्म गूगल के द्वारा फ्लड प्रेडिक्शन के लिए लॉन्च किया गया है। फ्लड की प्रेडिक्शन के लिए फ्लड हब प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। चेन्नई ओपन की अगर हम बात करें तो चेन्नई ओपन जो आपका स्पोर्ट्स सेक्शन की बात करते हैं, अभी स्पोर्ट्स सेक्शन से क्वेश्चन आते हैं। तो चेन्नई ओपन 2022 वुमेन लिंडा फ्रोविरिटोवा चेक रिपब्लिक की हैं, 17 साल की हैं। बताइए 17 साल की उम्र में इस लड़की ने कितना महान काम किया है। 17 साल की जो लिंडा फ्रोविरिटोवा हैं, उनको चेन्नई ओपन उन्होंने जीत लिया है। ओके, परेशान नहीं होना है, अपन लोग भी लेट नहीं ज्यादा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इनको सोच के कंपेयर नहीं करना है। यूएस ओपन, ये नहीं सोचना कि 17 साल में उसने क्या कर लिया, अभी हम इतने साल तक हम यहीं बैठे हैं, ना ना, अपन भी करेंगे।
लगे रहो बस, सब बढ़िया होगा। यूएस ओपन 2022, यूएस ओपन 2022 की बात करें तो कार्लोस अल्कराज को मिला है, स्पेन के हैं और ये भी काफी कम एज के हैं और इन्होंने यूएस ओपन 2022 को जीत लिया है। वुमेन में बात करें तो इगा स्विटेक पोलैंड की हैं, इन्होंने वुमेन सेक्शन में यूएस ओपन को जीता है। वुमेन T20 एशिया कप की विनर जो रही है वो इंडिया रही है, रनर अप श्रीलंका को हरा के इंडिया ने जीता है। 59th दिलीप ट्रॉफी, जो दिलीप ट्रॉफी के जो विनर है इस बार वेस्ट जोन रहा है, 19वीं बार वेस्ट जोन ने दिलीप ट्रॉफी को जीता है, किसको हरा के? साउथ जोन को हरा के, वेस्ट ने साउथ को हरा के। ओके, एशिया कप 2022 की बात करें तो श्रीलंका 6वीं बार श्रीलंका जो जीता, किसको हराया? पाकिस्तान को हराया, इंडिया सेमीफाइनल में बाहर हो गया था। ओके, जो सबसे ज्यादा विकेट थी आरयू मतलब रनर अप। ओके, सबसे ज्यादा विकेट इंडिया के भुवनेश्वर कुमार ने ली थी। हॉकी सुल्तान ऑफ जौहर कप मलेशिया में आयोजित किया गया था, इंडिया तीसरी बार जीता है ऑस्ट्रेलिया को हरा के, तो इंपॉर्टेंट है। सुल्तान ऑफ जौहर कप मलेशिया में आयोजित किया गया, इंडिया तीसरी बार जीता ऑस्ट्रेलिया को हरा के। फीफा अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप इंडिया के द्वारा आयोजित किया गया था, ठीक है। इसका जो वेन्यू था मुंबई, भुवनेश्वर और मडगांव गोवा में था। विनर जो है स्पेन है, क्योंकि इंडिया में आयोजित किया था फीफा का अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसका विनर जो है वो स्पेन है। डूरंड कप फुटबॉल विनर बेंगलुरु एफसी। बैडमिंटन योनेक्स फ्रेंच ओपन। ओके, बैडमिंटन में क्या है, योनेक्स जो है उनको एक सेकंड, ठीक है, हम कोशिश करेंगे एक घंटे का वीडियो बनाने की, उसके बाद में हम, क्योंकि जहाँ लंबा ना हो जाए, दूसरी वीडियो में रिकॉर्ड करेंगे। डूरंड कप फुटबॉल, ओके, विनर बेंगलुरु एफसी। बैडमिंटन की अगर हम बात करें तो बैडमिंटन योनेक्स फ्रेंच ओपन, वेन्यू पेरिस में हुआ था, विनर जो है विक्टर एक्सेल्सन है डेनमार्क के। वुमेन में ही बिंगजियाओ चाइना की है। तो योनेक्स जो फ्रेंच ओपन है, पीवी संधू मत मार के आ जाना, पीवी संधू नहीं है, विक्टर एक्सेल्सन है, और मैन में डेनमार्क के हैं ये भाई, और जो वुमेन में है चाइना की है ही बिंगजियाओ। ओके, ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप की बात करें तो जो वर्ल्ड चैंपियंस इंटरनेशनल शूटिंग की जो वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई है वो कहाँ पे हुई? काहिरा में हुई। ओके, और आपको देख पा रहे हो क्या? ठीक है, काहिरा में हुई, इंडिया दूसरे नंबर पे रहा, ठीक है, 12 गोल्ड मेडल के साथ में, चाइना बेसिकली टॉप पे रहा, ठीक है। ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप। रोजर बिन्नी BCCI के चेयरमैन रहे, 36 BCCI के चेयरमैन बने हैं रोजर बिन्नी, ठीक है। हरमनप्रीत सिंह सेकंड टाइम इन अ रो इन मेल्स कैटेगरी। ओके, हरमनप्रीत सिंह जो है सेकंड टाइम इन अ रो इन मेल्स कैटेगरी। ओके, हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर, पिछली बार भी इनको मिला था और इस बार भी इन्हीं को मिला है, हरमनप्रीत सिंह। झूलन गोस्वामी आप सब लोग जानते होंगे इनको, इन्होंने अभी संन्यास लिया अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से। इनके नाम अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वनडे में सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड दर्ज है, और ये सबसे लंबे समय तक खेलने वाली महिला क्रिकेटर भी हैं। ओके, नीरज चोपड़ा की बात करें तो ज्यूरिक डायमंड लीग को उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। कितने डिस्टेंस का फेंका था इन्होंने बाला? इन्होंने 88.4 मीटर का फेंका था। बैलन डी ओर की बात करें तो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट अवार्ड, वर्ल्ड कप हुआ है अभी, वर्ल्ड कप को एक बार अच्छे से देखेंगे, कि वर्ल्ड कप को बाद में देखेंगे, पहले बैलन डी ओर की बात करें तो बैलन डी ओर ये करीमा बेंजीमा को मिला, रियल मैड्रिड FC से खेलते हैं, बेसिकली ये स्पेन के हैं, एक बार चेक कर लेना कहाँ के हैं, बट करीम बेंजीमा को बैलन डी ओर मिला हुआ है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब तक बैलन डी ओर का जो कंपटीशन था वो मेसी और रोनाल्डो के बीच में होता था, बट इस बार करीम बेंजीमा को बैलन डी ओर अवार्ड मिला, ठीक है। 36 नेशनल गेम्स की अगर हम बात करें तो जो आपका 36 नेशनल गेम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार मार्कर, ओके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन फ्रॉम दिस 36 नेशनल गेम्स, कहाँ पे आयोजित हुए, ठीक है, बिहार से कितने मेडल मिले, ओके, सच काइंड ऑफ क्वेश्चन। तो गुजरात में फर्स्ट टाइम आयोजित किए गए, जो है गुजरात में आयोजित किए गए 36 नेशनल गेम्स, ठीक है। मैस्कॉट क्या था? साबज मैस्कॉट है। मोटो क्या है? सेलिब्रेटिंग यूनिटी थ्रू स्पोर्ट्स। टोटल गेम्स 36 हैं, ओके, तो 36 में नेशनल गेम्स, टोटल गेम्स भी 36, याद रखना सेम है। जो नए गेम शामिल किए गए हैं वो मल्लखंभ, योगासन, सॉफ्टबॉल, सॉफ्ट टेनिस और गोल्फ, ठीक है, ये नए खेल इसमें शामिल किए गए हैं। योगासन में पूजा करके एक लड़की है, उनको गोल्ड मेडल मिला है, क्योंकि पहली बार योगासन शामिल किया गया है और उसमें पूजा नाम की लड़की को गोल्ड मेडल मिला है।
37 जो नेशनल गेम्स होंगे वो गोवा में होंगे। सर्विसेज ने इस बार टॉप किया है। सर्विसेज का मतलब है कि इंडियन आर्मी या फिर पीएसयूज वगैरह में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जो प्लेयर हैं, जो स्पोर्ट्स की टीम्स होती हैं, तो इंडियन आर्मी की जो सर्विसेज हैं उसने टॉप किया है। दूसरे नंबर पे स्टेट्स में अगर बात करें तो महाराष्ट्र रहा है, स्टेट्स में महाराष्ट्र टॉप पे रहा है, ओवरऑल महाराष्ट्र दूसरे नंबर पे रहा है। सर्विसेज ने टॉप किया है। बेस्ट फीमेल प्लेयर की बात करें तो हसिका रामाचंद्रा है, कर्नाटका की हैं, स्विमिंग कैटेगरी में उनको बेस्ट फीमेल प्लेयर नेशनल जो गेम्स है उनमें इनमें इनको अवार्ड मिला है। साजन प्रकाश को मेल कैटेगरी में बेस्ट मेल प्लेयर का अवार्ड मिला है, इनको लगातार दूसरी बार मिला है, इनसे पहले भी ये भी स्विमर रहे हैं। बिहार की अगर बात करें परफॉर्मेंस की तो बिहार को सिर्फ 2 ब्रॉन्ज मेडल ही मिले हैं और बिहार का जो स्थान था वो 31 स्थान था, 31वें नंबर पे बिहार रहा। और जो 2 इसको ब्रॉन्ज मेडल मिले, एक फीमेल नेटबॉल में और एक फीमेल रग्बी सेवंस में, तो इन 2 गेम्स में इनको 2 ब्रॉन्ज मेडल मिले। विंटर जी इंडिया 5th एडिशन ऑर्गेनाइज्ड एट चेन्नई, ठीक है। 5th खेलो इंडिया यूथ गेम्स एमपी, इंपॉर्टेंट है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 5 में जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हैं वो मध्य प्रदेश में आयोजित किए गए। 53rd IFFI इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 53वां कहाँ पे आयोजित किया गया? गोवा में। श्याम शरण नेगी जो कि हिंदुस्तान के पहले वोटर थे जिनको 106 साल की उम्र में हिमाचल प्रदेश में अभी निधन हो गया, ठीक है। ही इज द फर्स्ट वोटर ऑफ इंडिया, ही इज द एल्डेस्ट वोटर एज वेल। अभी उनके घर जाके जो है वोट डलवाया गया था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, उनका निधन हो गया। श्याम शरण नेगी ये हिमाचल प्रदेश के हैं। नीरज चोपड़ा को स्विट्जरलैंड ने फ्रेंडशिप एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। फर्स्ट नेशनल कोल कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन नई दिल्ली में, फर्स्ट नेशनल कोल कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन 2022 नई दिल्ली में आयोजित किया गया। कंट्री का सेकंड बल्क ड्रग पार्क जो है वो ऊना हिमाचल प्रदेश में है। कंट्रीज सेकंड बल्क ड्रग पार्क जो है ऊना हिमाचल प्रदेश में है। 81st इंडिया रोड कांग्रेस जो है आपकी वो लखनऊ में है, ठीक है। 81st इंडिया रोड कांग्रेस लखनऊ में है, ठीक है। 81st इंडिया रोड कांग्रेस लखनऊ। इंडियन क्रिकेट बीसीसीआई सेम फी फॉर मैन एंड वुमेन, अगेन इट्स अ वेरी हिस्टोरिक स्टेप दैट इंडियन क्रिकेट बोर्ड जो बीसीसीआई है has come out with a very we can say landmark and historic steps by giving the equal parity to the male player and the female player। तो बीसीसीआई के द्वारा अब चाहे वो मेल क्रिकेट टीम हो चाहे वो फीमेल क्रिकेट टीम हो, सबको जो वेतन होगा वो बराबर दिया जाएगा। तो वुमेन एम्पावरमेंट और मेल फीमेल इक्वलिटी के डायरेक्शन में इट्स अ वेरी रिवॉल्यूशनरी काइंड ऑफ स्टेप, ओके। कुंजा ऐप बेसिकली बात करें तो कुंजा ऐप जो आपका केरला गवर्नमेंट के द्वारा है टू स्टॉप द साइबर फ्रॉड ऑन चिल्ड्रन, ठीक है। कुंजा ऐप टू स्टॉप द साइबर फ्रॉड ऑन चिल्ड्रन, ठीक है। तो ये था आपका अक्टूबर नवंबर मंथ का करंट अफेयर का नेशनल का। अब बचा हुआ आपका बिहार का है, तो क्योंकि ये वीडियो फिर लंबी ज़्यादा हो जाएगी, हम इस वीडियो को जो है बचे हुए बिहार पार्ट को नेक्स्ट वीडियो में रिकॉर्ड करेंगे। तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, ठीक है। तो एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये 3 मंथ के करंट अफेयर आपको जितने ज़्यादा सोर्सेज से हो सके उतने ज़्यादा सोर्सेज से कवर अप कर लेना, क्योंकि इन 3 मंथ से आपके सबसे ज़्यादा करंट अफेयर क्वेश्चन आएंगे। और मैंने कोशिश करी है कि जहाँ से भी मेरे को मिलेगा पूरा आपको करंट अफेयर अक्टूबर नवंबर दिसंबर सितंबर और जनवरी 14 एटलीस्ट ये 4.5 मंथ के करंट अफेयर जितनी भी मैगजीन्स एग्जिस्ट करती हैं, जहाँ से भी बीपीएससी के जो एक्सपर्ट्स हैं खोजने की कोशिश करेंगे करंट अफेयर। मैं कोशिश करूंगा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इस कंपाइलेशन में आपको मिल जाए। इसकी पीडीएफ आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप आपका कलाम पीसीएस करके यूजर नेम है, उस पर आप जाके ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो पीडीएफ को बार बार रिवाइज करिए, इन वीडियोस को आप जो बार बार सुनिए, और इन वीडियोस को बनाने का मकसद यही है एक बार आप बैठ के सुन लो अच्छे से, डबल की स्पीड पे लगा के। 1 घंटे की वीडियो आप आधे घंटे में सुन सकते हो। इसके अलावा एक बार आपको सुन ली, उसके बाद में आप क्या कर सकते हो कि खाना खा रहे हो तो आपने ईयरफोन लगा लिए, सामने चला दी, आप नहाने जा रहे हो तो लगा दी स्पीकर पे, आप सोने जा रहे हो तो सोते टाइम पे, सोते नींद बहुत कम लोगों को आती है, तो कान में लगा लिया आपने ईयरफोन और वीडियो चलने दी, तो यकीन मानिए ये चीज़ें आपके दिमाग में अंदर घुस जाएंगी और ये सब जैसे ही आपको एग्जाम में दिखेगा फटाक से टिक मार के आओगे कॉन्फिडेंस के साथ में, विदाउट एनी कंफ्यूजन, ओके। तो इस तरीके से आप इन वीडियोज़ का इस्तेमाल कर सकते हो। मैं कोशिश करूंगा कि 10 लेक्चर्स में 1 घंटे की क्लासेस में आपको कॉम्प्रिहेंसिवली करंट अफेयर की क्लासेस कंप्लीट हो जाएं, और बीपीएससी के लिए इससे अच्छा और इससे मेहनत करंट अफेयर में मैं आपको बता रहा हूँ इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। तो आप इन वीडियोस पे डिपेंड रहो। इसके अलावा आपको लगता है कुछ तो आप कुछ भी करिए, कुछ भी पढ़िए, आपको लगेगा कि ये तो हमने वहां पे कर चुके हैं, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, ओके। और दूसरी बात ये कि और बाकी चीज़ों पे भी ध्यान देते रहना यार, क्योंकि इस बार हम जैसे जानते हैं कि
आयोग ने, चेयरमैन जो है उन्होंने क्लियर बोला है, एक तो नेगेटिव मार्किंग आएगी, तो नेगेटिव मार्किंग के लिए आप जो है प्रैक्टिस करो, अपने आप को जानो कि आपकी एक्यूरेसी कितनी है, आपकी एफिशिएंसी कितनी है, ठीक है। तो नेगेटिव मार्क वाली चीज़ को हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो बस मैं यही कहूँगा आपसे कि यार क्वेश्चन लगाते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, स्टैट्स को भी ध्यान दो, करंट अफेयर के साथ साथ बेसिक्स को ध्यान दो, बिहार स्पेशल को ध्यान दो, ताकि आप सब लोग जो है एक अच्छा स्कोर लाने पाओ। और सीट्स अभी कम है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा होने वाला है। आपको पता है 67 में कट ऑफ 113 गई थी 150 में से, 68 में नेगेटिव मार्किंग आ गई है, लेकिन फिर भी कट ऑफ 100 से ऊपर रहने के पूरे चांसेस हैं। तो आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी को जारी रखो, बस 25 दिन की बात और है, एक बार प्रीलिम्स को निकाल लो। जिन्होंने इस बार मेंस दिया है वो भी अच्छे से इस बार दो, ताकि ऐसा ना हो कि अपने जो मेंस की मेहनत करी है 67 के लिए, अगर प्रीलिम्स नहीं निकला तो वो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। और 68 अगर आप लगातार बैक टू बैक मेंस देते हो तो आप अपने आप को उन बहुत सारे लड़कों से आगे पाओगे, क्योंकि अभी आपने जस्ट मेंस दिया है, उसके बाद फिर से आप मेंस दोगे, आपका रिवीजन बहुत ज़्यादा बार होगा, आप में फर्दर इंप्रूवमेंट होगा, और आपके रैंक इंप्रूवमेंट और फाइनल सिलेक्शन के चांसेस जस्ट डबल हो जाएंगे 68 में, अगर आपका प्रीलिम्स निकलता है तो। और आपके लिए चैलेंज भी इसलिए ज़्यादा है क्योंकि आपको और उससे कम टाइम मिला है, अभी आपके पास में 25 दिन है, आप जी जान ला के मेहनत करो और एक बार फिर से एक बार प्रीलिम्स निकालो और अपना बीपीएससी में सिलेक्शन पक्का करो। तो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। नेक्स्ट सेकंड पार्ट हम अगली वीडियो में रिकॉर्ड करेंगे। थैंक यू वेरी मच।